अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधार और आविष्कारों के बारे में जानना। तो इस क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में क्या क्या सुधार हुए, उन सभी सुधारों के बारे में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार हुए, है ना, क्योंकि कृषि के क्षेत्र के सुधारों का अध्ययन किए बिना औद्योगिक क्रांति जो परिवर्तन आए थे उन परिवर्तनों को हम सही तरीके से क्या हो सकते समझ नहीं सकते। तो सही तरीके से इनको समझने के लिए हमें इन पॉइंटों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें से सबसे हम देखेंगे कृषि के क्षेत्र में। तो औद्योगिक क्रांति के सबसे पहले कृषि के यानी कहाँ हुआ था, सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ था, सुधार हुआ था, क्योंकि कृषि ही सबको क्या करती है, अच्छा माल प्रदान करवाती है। तो इसी कारण जब तक कृषि के अंदर सुधार नहीं होंगे तब तक बाकी क्षेत्रों में भी परिवर्तन उतने सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगे। ये माना जाता है कि कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति क्या है, संभव नहीं। तो बिल्कुल सही है, कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति संभव भी नहीं है। 17वीं शताब्दी तक कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः वही विद्या और उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे जो कई शताब्दियों से प्रयोग में लाए जाते थे। यानी हम कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी तक कृषि के क्षेत्र में सामान्य रूप से पुरानी पद्धति को ही काम में लिया जाता था और कृषि की तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसी परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि जन्य जो वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से क्या थी, अधिक नहीं थी। यानी राज्य की जितनी खपत थी उतनी ही क्या थी, वस्तुएं उपलब्ध हो पाती थी। राज्य की मांग है ना, यानी मांग राज्य की खपत से क्या थी, अधिक नहीं थी। लेकिन जब कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, किसका विस्तार हुआ, कारखाना प्रणाली का, यानी जैसे ही उद्योगों का क्या हुआ था, विस्तार हुआ, शहरों के अंदर आबादी बढ़ी, तो क्या हुआ, अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास की क्या बढ़ी मांग। अब जैसे कारखाने होने लगे तो शहरों में पहले मांग नहीं थी, लेकिन जब कारखाने स्थापित हो गए तब क्या होने लगे, गांव के जो किसान हैं वो क्या शहर में आने लगे। जबकि गांव के किसान शहर के अंदर जब रहने के लिए आए तो उनके लिए क्या चाहिए, उन किसानों के लिए जो शहर के अंदर आकर रहने लगे उनके लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए। तो इससे अन्न की मांग बढ़ी। इसके अलावा अब कारखानों में उत्पादन होगा तो कारखानों के लिए अधिक अच्छा माल चाहिए था, तो इससे क्या हो गया, उत्पादन बढ़ा, है ना। तो इसके लिए अधिक अच्छे माल का क्या करना था, उत्पादन करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या होगा, पुरानी पद्धति से संभव नहीं होगा। इस कारण कृषि के अंदर कुछ ऐसी पद्धति लानी होगी जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़े। अतः कृषि जन्य वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से काम करना पड़ेगा। किस तरीके से होगा, वैज्ञानिक तरीके से जब काम करेंगे तभी क्या होगा, इसकी जो बढ़ी है मांग, उस मांग की क्या होगी, पूर्ति होगी। और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता क्या की जाने लगी, अनुभव की जाने लगी। यानी क्या होगा, कृषि का उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ाना होगा जिस अनुपात में उसकी क्या मांग बढ़ी है। और ऐसा तभी संभव होगा जब कृषि के लिए नई नई उपयोगी मशीनें हैं उनकी आवश्यकताओं की क्या पूर्ति, वैसी मशीनों का क्या होगा, आविष्कार होगा। दूसरा कारण है, अब लोग मुनाफे के लिए क्या करते थे, खेती में पूंजी लगा रहे थे। इससे पहले केवल अपनी आजीविका चलाने के लिए ही कृषि का प्रयोग किया जाता था, जबकि अब लोग क्या थे, खेती का प्रयोग मुनाफे के लिए करने लगे। और वास्तव में कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग ने कृषि में क्या ला दी, क्रांति ला दी। तो अब क्या होने लगा, अब लोग मुनाफा प्राप्त करने के लिए जब कृषि के क्षेत्र में पूंजी लगाने लगे तो उससे क्रांति क्या हो गई, क्रांति यानी कि खेती के क्षेत्र में नए नए क्या हो गए, आविष्कार हो गए। जिसमें सर्वप्रथम यॉर्कशायर का एक जमींदार था जेथरो टल। जेथरो टल ने क्या किया था, बीज बोने की जो क्या बनाई थी, सीड मशीन बना दी। बीज बोने की सीड ड्रिल नामक एक क्या की थी, मशीन बना दी, है ना, किसने, यॉर्कशायर के जैसे। जिससे क्या हो गया, इससे बीज बोने का जो कार्य अधिक व्यवस्थित और सुचारू रूप से होने लगा। पहले जहाँ हाथ के द्वारा होता था या फिर बैल के पीछे जो हल वगैरह होते थे उनसे होने लगा, लेकिन अब जब सीड ड्रिल आ गई तो इससे व्यवस्थित तरीके से निश्चित दूरी पर क्या होने लगा, बीजों का जो रोपण होने यानी उनकी बुआई होने लगी थी। एक अन्य अंग्रेज जमींदार था टाउनशेंड। ये सभी कृषि से संबंधित थे, किसी वैज्ञानिक लोगों ने आविष्कार नहीं किए, ये जरूरत और जमीन से संबंधित सामान्य लोग थे, उन्होंने ही आविष्कार किए, है ना। तो जो टाउनशेंड नामक जो व्यक्ति थे, इन्होंने भी क्या किया था, इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार कर दिया। उन्होंने क्या किया, फसल चक्र का सिद्धांत दिया, जिसके अंदर क्या था, फसलों को बदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनाई जा सकती है। यानी उन्होंने कहा एक ही तरीके की जो फसल है उसको बोने से जमीन की जो उर्वरा शक्ति है
यानी ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो क्या होता है, नष्ट होता है। जबकि फसलें बदल बदल करके बोएंगे तो उससे क्या होगा, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, उसके अंदर नाइट्रोजन आदि की मात्रा क्या होगी, बनी रहेगी। अब परती छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले एक ही तरीके की जब फसल बोई जाती थी तो ज़मीन को उपजाऊपन बरकरार रखने के लिए उस ज़मीन को कुछ समय के लिए क्या छोड़ दिया जाता था, परती छोड़ दिया, यानी कुछ समय के लिए बिना जोते ही छोड़ दिया जाता था। इस कारण क्या होता था, उत्पादन कम हो जाता था। जबकि अब क्या होने लगा, अब इस फसल बदलने की जो फसल चक्र सिद्धांत थे, इसके कारण अब ऐसा करना जरूरी नहीं था, क्योंकि फसल चक्र यानी बदल बदल करके बोने के कारण अब क्या होता था, ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट नहीं होती थी, वो शक्ति उर्वरा शक्ति क्या होती थी, अब बनी रहती थी। और यही वो कारण था जिस कारण से अब उत्पादन की मात्रा यहाँ पर बढ़ने लगी, यानी तथा प्रति एकड़ फसल उत्पादन अब क्या हो गया था, अधिक हो गया था, यानी अब अधिक मात्रा में क्या होने लगा, उत्पादन होने लगा था। 1770 की ईस्वी के आसपास रॉबर्ट बेकवेल, ध्यान रखना बेकवेल नाम ध्यान रखना, तो इन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में ही कार्य किया, ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। इससे पहले ठीक है कृषि करते थे और पशुपालन की तरफ लोग ध्यान नहीं देते थे, उसे सिर्फ दैनिक जो अपने घर की जो घरेलू आवश्यकताएं होती थी उसी के लिए पशुपालन किया जाता था। लेकिन अब उसने क्या किया, इस उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से बना लिया। अब लोग क्या करेंगे, अब जो है वो पशुपालन के लिए जैसे डेयरी वगैरह विभिन्न उद्योग है, ऐसे उद्योगों की अब क्या हुई, स्थापना हुई, जिससे क्या होने लगा, लोग जो पशुओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से क्या कर सकते थे, अपनी आय भी अर्जित कर सकते थे। अब यानी लाभदायक हो गया। जैसे कैसे, उसने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के लिए प्रयोग प्रारंभ किए, जिनसे अच्छी नस्ल की भेड़ें हुई तो उनसे मांस की प्राप्ति अधिक से अधिक हुई, जिनसे क्या हुआ, भेड़ों का पालन करने वाला एक लोगों के लिए लाभ की स्थिति हो गई। और गायों से क्या हुआ, गायों की नस्ल सुधारने से अब अधिक उनके लिए दूध आदि जो उत्पाद है वो गो उत्पाद उससे क्या होंगे, प्राप्त होंगे। और वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति से नवीन प्रयोग से उसने क्या किया, पहले की अपेक्षा तिगुनी वजन की भेड़ें तैयार कर दी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि तिगुनी वजन की भेड़ें होगी यानी उससे ज़्यादा मांस की प्राप्ति होगी, करने से सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो प्रयोग है उस समय किए गए थे। इधर 1793 के अंदर अमेरिकी निवासी एक व्यक्ति था व्हाइटन ने क्या किया था, अनाज को जो भूसे से अलग करने वाली एक मशीन बना दी। इससे क्या हो गया, इससे अब पहले देखो हाथ से कूटा करते थे, जब हाथ से कूटने से एक दिन के अंदर कितना अनाज निकाला जा सकता था, हाथ से कूट के बहुत मुश्किल से 20 किलो अनाज ही निकाला जा सकता था। तो अब इसने क्या किया, व्हाइटन ने ऐसी मशीन अनाज को भूसे से अलग करने वाली बना ली, जिसके माध्यम से अब एक दिन के अंदर काफ़ी सारी मात्रा में फसल को क्या किया जाने लगा, साफ करने लगा, यानी अनाज इकट्ठा किया जाने लगा। 1834 के अंदर साइरस के एच मैकरकॉमी ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कर लिया। तो अब क्या था, पहले कटाई के अंदर इसके बाद ज़्यादा श्रम लगता था, तो इन्होंने कटाई करने वाली मशीन का भी निर्माण, यानी अब फसल की कटाई भी मशीन से हो सकती है। इस कारण जो अनाज का फसल कटाई के समय जो नुकसान था वो नुकसान भी क्या हो गया, कम, और फसल भी समय से काटी जाने लगी कम समय के अंदर, इससे जल्दी पैदावार ली जाने लगी, तो अगली फसल के लिए भी ज़्यादा समय मिलने लगा। और साथ साथ के अंदर इन फसल जल्दी काटे जाने से अब क्या होगा, मजदूरों की ज़रूरत कम हुई, तो क्या होगा, उनके ऊपर जो खर्च भी क्या हो गया था, घट गया था। तो ये वो सारी बातें थी जिनके कारण इन क्षेत्र में परिवर्तन आए। इसके अलावा कुछ और भी परिवर्तन, जैसे कालांतर में कृषि का यंत्रीकरण चलता रहा, जिसमें कुछ और भी परिवर्तन आए, है ना। जैसे इंग्लैंड का एक किसान था आर्थर यंग, जिसने क्या था, एक नई खेती की शुरुआत की। उसने क्या नई खेती की शुरुआत की थी, उसने क्या किया था, छोटे खुदले खेतों को मिलाकर उसकी जगह बड़े बड़े फार्म और बड़े फार्मों के लाभों के बारे में लोगों को बताया। इसने अपने विचारों के प्रसार के लिए एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। और बाद के समय के अंदर क्या हुआ, जब शक्ति का आविष्कार हो गया तो शक्ति से चलने वाली मशीनों के आविष्कार से इस क्षेत्र में क्या ला दी, क्रांति। चाहे वो फसल काटने वाली मशीन हो या अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन हो या और कोई भी, शक्ति से चलने वाली इन मशीनों से इन पर मानव श्रम कम लगा और अब क्या हुआ, कम समय के अंदर अधिक उत्पादन होने लगा और इसके साथ उत्पादन के ऊपर जो खर्च है यानी लागत भी कम आने लगी। अब दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, वो पॉइंट है वस्त्र उद्योग, है ना। कौन सा देखेंगे, वस्त्र उद्योग। तो देखो जो औद्योगिक जो क्रांति है
उस क्रांति की शुरुआत ही मुख्य रूप से किससे हुई थी? वस्त्र उद्योग से ही प्रारंभ हुई थी, यानी सबसे पहले इसकी शुरुआत वस्त्र उद्योग से हुई थी। अब देखो 18वीं शताब्दी के मध्य तो यूरोप के उद्योगों में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली से वस्त्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी और इंग्लैंड में पहले सूती वस्त्र बाहर से आयात किए जाए। ऐसा क्यों था? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर नहीं बने थे। इंग्लैंड के अंदर जो कपड़ा जिसे वो लीलन कहते थे वो ऊन और सन से बनता था और उसी से वो कपड़ा बुना करते थे, यानी जिसकी अभी हमें जैसे जूट की बोरियां वगैरह आती है तो इस टाइप का ये कपड़ा था। ऊन और जो सन होता था उससे मिलकर जिसको लीलन कहते थे, इससे मिलाकर वो क्या करते थे? कपड़ा बनाते थे। और बाद के अंदर वो उन्होंने जब सूती वस्त्र जो बाहर से इन देशों के अंदर पहुंचने लगा, जिसकी इन देशों में बड़ी मांग थी सूती वस्त्रों की, तो बाहर से बड़ी संख्या में सूती वस्त्रों की गांठों की क्या करते थे? ये अपने देश के अंदर क्या करते थे? आयात। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण भारत के ऊपर स्थापित हो गया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? कपड़े के साथ साथ में कपास का भी क्या करना किया? आयात प्रारंभ कर दिया। कपास यानी क्या था? रुई, उसका आयात शुरू कर दिया, जिससे इंग्लैंड जाने के बाद उस कपास यानी रुई की क्या की जाती? कताई, और कताई करके बाद में उससे क्या बनाया जाता था? कपड़ा बनाया जाता था। यूरोप में बढ़ती कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में भी क्या किए गए? बहुत सारे नए आविष्कार किए गए, क्योंकि बहुत ही प्रारंभ के अंदर जब 18वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक समय था, इसमें कताई का काम बहुत धीमी गति से और मेहनत से किया जाता था, क्योंकि जब एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए 10 धागा काटने वालों की जरूरत होती थी, और ये धागा काटने वालों को काम कौन करती थी? अधिकतर कौन करते थे? स्त्रियां करती थी। और इसलिए ये दिन भर लोग, बाकी अधिकतर लोग कताई करते रहते थे और बुनकर क्या करते थे? बुनाई के लिए धागे के इंतजार में अपना टाइम बर्बाद करते थे। तो इसी को देखते हुए इन लोगों को लगा कि इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए? ज़्यादा काम करना चाहिए, जिससे क्या हो सके? अधिक से अधिक रुई को काट कर धागा बनाने और उससे कपड़ा बनाने की जो रफ्तार है, उसके बीच का जो गैप है, उस गैप को क्या किया जाए? ख़त्म किया जाए, और इस कार्य को क्या किया जाए? अधिक कुशलतापूर्वक किया जाए, जिससे क्या हो? उत्पादन का काम धीरे धीरे कताईगारों और बुनकरों उनके घरों से हटाकर क्या किया जाए? फैक्ट्रियों के अंदर स्थापित कर दिया जाए, ताकि इस काम के अंदर क्या हो? जल्दी आए, इस काम को फटाफट समय अनुसार हो जाए, इसकी गति बढ़े, और घर के अंदर जो चलने वाले काम है उससे जो समय नष्ट होता है वो समय नष्ट अब क्या हो? नहीं हो। अब जब जरूरतें बढ़ रही थी तब क्या हुआ? देखो, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तब 1733 में जॉन के, ये कौन थे? ये एक बुनकर ही थे। जॉन के नाम के एक बुनकर थे। देखो, जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने ही क्या किया था? अपने चीज़ों से संबंधित, ये बुनकर थे तो इनको अपनी ज़रूरत के लिए क्या था? नए आविष्कार चाहिए थे, तो इन्होंने ही क्या किया था? फ्लाइंग शटल लूम, फ्लाइंग शटल लूम का क्या किया था? आविष्कार किया था, जिसे फ्लाइंग शटल भी कहते हैं, या उड़न तरी करगे कहा जाता है इसको, उड़न तरी करगे। जिससे क्या होता था? जिसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना क्या हो गया था? संभव हो गया था। यानी क्या था? इस करगे की सहायता से कम समय के अंदर और ज़्यादा अधिक चौड़ा कपड़ा, है ना, अधिक चौड़ा कपड़ा, यानी ज़्यादा लंबा, पहले कम चौड़ा कपड़ा था, अब ज़्यादा चौड़ाई में कपड़ा बनने लग गया था। जिससे क्या हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप जो कताई की क्या हुई? रफ्तार बढ़ी, और जिससे जितना धागा काटा जाता था उससे ज़्यादा धागे की अब जरूरत होनी। अब किसके अंदर जरूरत हो गई? अब बुनाई का काम तेज़ी से होने लगा, लेकिन कताई के काम में जरूरत थी, तो कताई का काम भी तेज़ी से उसकी आवश्यकता होने लगी, क्योंकि ये बुनाई का काम जल्दी होने से अधिक धागों की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी क्या होगा? नया आविष्कार होगा। तब नया आविष्कार कौन करेंगे? जेम्स हारग्रीव्स करेंगे, है ना, जिन्होंने 1765 में कताई की मशीन, जिसे स्पिनिंग जेनी कहा जाता है, ये बनाई। अब देखो, स्पिनिंग जेनी में क्या था? जिससे एक व्यक्ति एक साथ कई धागे कितने? 8 धागे, एक व्यक्ति एक साथ कितने था? 8 धागे काट सकता था। ऐसी मशीनें, इसका निर्माण किया गया, जिससे क्या होगा? अब बुनकरों की जो उनकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता से भी अधिक तेज़ी से अब क्या होने लगा? उनको धागा मिलने लगा। पहले जब ऊपर फ्लाइंग शटल मशीन बना दी तो क्या हुआ? बुनाई के अंदर तेजी आई तो धागा कम पड़ने लगा। अब इस समस्या का हल जेम्स हारग्रीव्स ने कर दिया, कताई की मशीन यानी स्पिनिंग जेनी बना करके। इस कारण अब क्या था? जितनी उनको आवश्यकता थी उसकी आवश्यकता में अधिक से अधिक तेजी से उनको क्या होने लगा? धागा प्राप्त होने लगा था। अब देखेंगे आगे की बात। अब देखो, इसमें आगे क्या हुआ? 1769 ईस्वी के अंदर रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का क्या कर दिया? आविष्कार। किसका आविष्कार किया था? वाटर फ्रेम का। जिससे क्या हुआ? पहले की अपेक्षा क्या होने लगा? मजबूत धागा बनाने लगा। इससे क्या होने लगा? इससे जो लीलन और सूती धागा दोनों को मिलाकर, पहले क्या करते थे? जब इंग्लैंड के अंदर पहले सन और ऊन से लीलन ही बनता था, जब फिर बाहर से कपास आया
किया जाने लगा, तब सूत और जो लीलन इसको मिला करके दोनों को कपड़ा बनाया जाता था। तो अब उसकी जगह क्या हुआ, दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने की जगह केवल धागे से ही विशुद्ध सूती कपड़ा, अब केवल कपास का जो धागा होता था उसी से ही विशुद्ध सूती कपड़ा है वो बनाया जाने लग गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे इस क्षेत्र में क्या हुए थे, महत्वपूर्ण सुधार आए थे। 1779 ईस्वी के अंदर सैमुअल क्राफ्ट ने बनाई थी, कौन सी मशीन बनाई थी, इन्होंने म्यूल नामक एक मशीन का निर्माण करवाया, जिससे धागा क्या हुआ और भी ज़्यादा मजबूत हुआ और बढ़िया होता था। बहुत बढ़िया धागा होने, मजबूत तो होने ही लगा और साथ साथ में इसमें धागे का निर्माण भी बहुत ही बढ़िया तरीके से होने लगा था। 1787 के अंदर एडमंड कार्टराइट ने क्या किया, पावर लूम यानी शक्ति संचालित करगों का, वो सारे पहले इससे मानव संचालित, लेकिन इन्होंने शक्ति संचालित करगे का आविष्कार कर दिया। और जब शक्ति संचालित जो करगा है यानी पावर लूम का जब आविष्कार हो गया, जिसे चलाना बहुत आसान था, जिससे अब क्या था, अब धागा जब भी टूटेगा तो ये पावर लूम अपने आप बंद हो जाता। पहले जब धागा टूटता था तब क्या हो जाता था, बीच में अटक जाता था, इसलिए उसको वापस सही करने में भी काफ़ी मेहनत लगती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब धागा टूटते ही ये क्या करता था, पावर लूम अपना काम करना बंद कर देता था। और साथ में इससे किसी भी प्रकार के धागे से क्या की जा सकती थी, बुनाई की जा सकती थी, जबकि पहले के जो होते थे उनके हिसाब से उन करगों के धागा बनाना होता था। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1830 के दशक से कपड़ा उद्योग में क्या हुआ था, नई नई मशीनें बनाने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाने पर। अब देखो आगे ही होगा, यहाँ तक तो नई मशीनें, लेकिन अब मशीनें बन गई तो 1830 का जो दशक था उसमें क्या किया गया था, अब नई नई मशीनें नहीं, उसकी जगह श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने की तरफ क्या दिया जाने लगा, अब ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा था। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है क्या है, लो इस्पात उद्योग के अंदर। तो अब देखो हुआ क्या, जो मशीनीकरण का जो प्रारंभ हुआ था उसके अंदर अब क्या था, लो इस्पात उद्योग के अंदर क्या, इंग्लैंड में मशीनीकरण के काम में आने वाली मुख्य सामग्री कोयला और लो अयस्क बहुतायत में उपलब्ध था। जो पहले इसमें देखा कि हमने सबसे पहले यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर ही क्रांति की शुरुआत क्यों होती, उसमें भी हमने देखा कि वहाँ पर जो भी मुख्य सामग्री थी जैसे लोहा और कोयला जो वहाँ पर क्या था, उपलब्ध था। यानी नई नई तकनीकी के लिए जो आविष्कार हुआ तो जिससे क्या हुआ, नई नई मशीनें बनाने की मांग हुई, तो नई नई मशीनें बनने जाएगी तो उसके लिए क्या चाहिएगा, लोहा चाहेगा, और लोहा पुरानी पद्धति से जो था इस मांग की पूर्ति नहीं कर सकता। इसके अलावा पुरानी पद्धति के अंदर अधिक मेहनत लगती थी यानी श्रम अधिक लगता था, और साथ में क्या था, महंगी भी होती थी। इसके अलावा वहाँ उद्योगों में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, जस्ता, तांबा, रांगा भी खूब मिलते थे, लेकिन क्या था, पुरानी पद्धति से मांग नहीं होती थी। अतः लोह अयस्क को शुद्ध करने के लिए विभिन्न नई नई पद्धतियों की अब क्या की जाने लगी, खोज की जाने लगी, है ना। अब नई पद्धतियों की क्या की जाएगी, खोज, ताकि क्या किया जाएगा, अब तो एक तो शुद्ध लोहा प्राप्त हो, इसके अलावा उसकी उत्पादन की मात्रा भी क्या हो, बढ़े, है ना। और जिसके फलस्वरूप 1709 ईस्वी के अंदर अब्राहम डर्मी द्वारा धम्मन भट्टी का आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया था, धम्मन भट्टी का आविष्कार किया। तो इस जो धम्मन भट्टी है इसके आविष्कार ने यहाँ का जो उत्पादन के क्षेत्र में क्या हुआ था, बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। यानी जो डर्बी परिवार था, इस डर्बी परिवार ने क्या किया, जो वर्षों की समस्या थी उस समस्या का क्या निकाल दिया था, हल निकाल दिया था। ये खुद भी क्या थे, लोह के उस्ताद थे, तो इन्होंने इस समस्या का क्या कर दिया हल। ये देखो कौन थे, दादा, पिता, पुत्र, ये सभी अब्राहम डर्मी के क्या करते थे, नाम से जाने जाते थे। यानी ये डर्मी परिवार था जिसे अब्राहम डर्मी के नाम से दादा, पिता और पुत्र को इन्होंने क्या किया था, इस धम्मन भट्टी का जो आविष्कार का था, इसका आविष्कार करके इस क्षेत्र में इन्होंने क्या ला दी थी, क्रांति ला दी थी, जिसमें सर्वप्रथम कोक यानी पत्थर का कोयला प्रयोग किया गया। कैसा कोयला प्रयोग किया गया था, पत्थर का कोयला। इससे पहले क्या होता था, कास्ट के कोयले यानी 4 कोयलों का प्रयोग किया जाता, जिसकी बहुत सारी समस्याएं थी। इसके अलावा कास्ट कोयला था जो लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता था, इस प्रक्रिया में टूट जाया करते थे, उसकी अशुद्धताएं बहुत थी, जिसके कारण घटिया किस्म के लोहे का क्या होता था, उत्पादन होता था। और साथ में ये जो कोयला था ये उच्च तापमान भी पैदा नहीं कर सकता। इसी कारण जो सर्वप्रथम लोह अयस्क जो पत्थर का कोयला प्रयोग लिया, जिससे लोह अयस्क को पिघलाना और साफ करने का कार्य बहुत ही सुगम हो गया, यानी आसान हो गया। और इस आविष्कार ने धातु क्रम के क्षेत्र में क्या ला दी, क्रांति ला दी, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रांति ला दी। जिसके अंदर क्या था,
अब कोक का इस्तेमाल करके उच्च तापमान उत्पन्न करने की शक्ति थी उनके पास। वो क्या थी? पत्थर के कोयले, है ना, तो जिसकी गंध तथा अपद्रव्य निकाल दिया जाता था, जिससे गंधक और अपद्रव्य क्या किया जाता था? अलग कर लिया जाता था। इस आविष्कार का फल बहुत ये हुआ कि भट्टियों को कास्ट कोयले पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ा और भट्टियों से जो पिघला हुआ नॉल निकलता था उससे पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत और लंबी ढलाई की जा सकती थी। तो इससे इस क्षेत्र में क्या हुई थी? बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति ला ली थी। आगे देखेंगे द्वितीय डर्मी ने क्या था? 1711 से 1768 ईस्वी का इनका समय था। ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का क्या कर दिया था? विकास कर दिया था। ये भी इस क्षेत्र में क्या था? बड़ा ही महत्वपूर्ण काम हुआ जब इन्होंने क्या था? ढलवा लोहे यानी जो पिग आयरन थी उससे क्या कर दिया? पिटवा लोहे का विकास कर दिया, जो पहले के मुकाबले कम भंगुर था यानी जल्दी नष्ट नहीं होता था। ठीक है, अब अगले आगे देखेंगे हेनरी कोर्ट, जिनका समय था 1740 से 1823, ने आलोडन भट्टी यानी पंडलिंग जो फंक्शन है इसका, जिससे क्या होता था? पिघले लोहे से अशुद्धि को क्या किया जा सकता था? दूर किया जा सकता। इससे पिघले लोहे की अशुद्धि को क्या किया जा सकता? दूर किया जाता था। इसके अलावा एक व्यक्ति थे बेलन मिल, है ना, बेलन मिल नामक व्यक्ति थे। इन्होंने भी इसका क्या, जिससे शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना क्या हो गया? संभव हो गया। और लोहे से अब क्या बनी मशीनें फिर भी समस्या थी, अधिक वजनदार होती थी और उसमें क्या लग जाती थी? जंग भी लग जाती। अब देखो लोहा की खोज हो गई, इससे लोहा भी मिलने लग गया, जिससे क्या हो गया था? परिशोधित लोहे से छड़ें भी तैयार की जाती थी। इसके लिए भाप की शक्ति का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। अब था लोहे से अधिक उत्पाद भी बनाना संभव हो गया। लोहा टिकाऊ भी अधिक था और जो मशीनें और रोजमर्रा की चीज़ें इससे लकड़ी के मुकाबले बेहतर बनाई जा सकती थी, क्योंकि लकड़ी या तो जल जाती थी या कट पड़ जाती थी, लेकिन लोहे की भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को नियंत्रित क्या किया जा सकता था। लेकिन फिर भी इसकी क्या थी? सीमाएं थी। वो सीमाएं क्या थी? एक तो इसका वजन ज़्यादा था इससे बनी मशीनों का, और दूसरा इसमें क्या लगता था? जंग लगता था। तो देखो नई नई खोजें होती तो उसमें कुछ समस्याएं भी आती है, और जैसे समस्या आई थी समस्या ही समाधान का क्या करता है? रास्ता दिखाती है। तो वैसे ही अब देखो लोहे की जो समस्या आई उस समस्या का भी समाधान अब आगे खोजा जाएगा। यानी अब क्या, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए खोज हुई और क्या हुआ? इस्पात का आविष्कार। यानी ऐसी चीज़ की खोज हुई जिससे क्या हो? अब लोहे के ऊपर क्या हो? जंग नहीं लगे, या ऐसी चीज़ बनाए जिसमें क्या हो? जल्दी जंग नहीं लगे। तो इसके क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण खोज हुई थी, और वो नई खोज थी वो क्या थी? इस्पात की। और इस्पात ने इस समस्या को क्या कर दिया था? अब पूर्ण कर दिया था। इस्पात बनाने में लोहे में कुछ मात्रा में कार्बन, मैग्नीज और अन्य पदार्थों का क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। अब देखो इस्पात एक तो लोहे की अपेक्षा हल्का होता था, तो इसी कारण इससे बनी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से क्या था? स्थानांतरित किया जाए। इसके अलावा ये मजबूत होता था, लोहे के मुकाबले जंग रोधी होता था, इस पर जंग नहीं लगता था, और लचकदार यानी लचीला होता था। तो इससे मोड़ करके क्या किया जाता था? और भी नई नई जो वस्तुएं उनका क्या किया जा सकता था? निर्माण हो सकता था। नई वस्तुएं इससे क्या हो सकती थी? बनाई जा सकती थी। जबकि लोहा ऐसा क्या था? लचकदार नहीं था। अब अगला देखेंगे हेनरी बेसमैन, एक नई इस्पात। ये भी फिर भी इस्पात उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ये तो प्रारंभिक चरण। तब हेनरी बेसमैन ने इस्पात बनाने की एक और नई विधि खोदी जिसे बेसमैन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता। इस विधि से ढलवी लोहे से अब क्या होता? सीधा पहले ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाता था, तो इस तरीके से काफ़ी, फिर पिटवा लोहे से क्या बनाता था? इस्पात बनता था। तो इसने क्या होता था? ढलवे लोहे से सीधा ही इस्पात बनाने के लिए जो विधि है उस विधि को तैयार कर दिया था। तो ये क्या थी? ये बहुत ही, इससे क्या होने लग गया? अब आगे देखेंगे। तो इससे क्या हुआ? लोह उद्योग के क्षेत्र में बड़ी ही क्रांति आ गई थी, क्योंकि अब उनको ऐसा उत्पाद उपलब्ध हो गया जो क्या था? लोहे के मुकाबले ज़्यादा टिकाऊ था, और जिसके माध्यम से क्या था? अब नया इस्पात तैयार हो चुका था। और इसी का ये परिणाम था कि ब्रिटेन के लोह उद्योग के अंदर भी बड़ा परिवर्तन हो गया। कब हुआ था? 1800 से 1830 ईस्वी के दौरान, जब लोह उत्पाद भी चौगुना बढ़ा दिया गया। और 1820 की बात करें, जहाँ क्या था? 1 टन जो ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की आवश्यकता थी, जबकि 1850 के आते आते ये 2 टन तक रह गई थी। यानी 1 टन ढलवा लोहा बनाने के 2 टन ही अब इसकी ज़रूरत रहेगी। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ था? तकनीकी के क्षेत्र में परिवर्तन से क्या हुआ? पहले के मुकाबले अच्छी चीज़ें बनने लगी, लागत में
भी क्या आई थी, कमी आई थी। अगला हमारा पॉइंट होगा वो होगा परिवहन के क्षेत्र में नवीन आविष्कार। परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए, उन आविष्कारों के ऊपर हम यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। तो बढ़ते व्यापार और उद्योगों के कारण परिवहन के साधनों में सुधार की आवश्यकता हुई, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति थी उस औद्योगिक क्रांति के अंदर परिवहन के जो साधन हैं उनका भी महत्वपूर्ण रोल था। और उन रोल की पूर्ति कौन करेंगे, जब इस क्षेत्र में की भी क्या होंगे, नए नए क्या होंगे, आविष्कार होंगे। क्योंकि देखो अब एक शहर से दूसरी जगह क्या लिए जाना है ना, इसको मालों का क्या करना है, आदान प्रदान करना है ना। तो ये कौन करेगा, कच्चा माल लाना है, कारखानों तक पहुंचाना है, वहाँ से जो तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाना, तो ये सारा काम परिवहन के द्वारा संभव हुआ। तो परिवहन को आसान और सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड निवासी एक व्यक्ति है मकाडम ने सड़क निर्माण का एक क्या किया था, नया तरीका खोज दिया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो सड़क निर्माण का नया तरीका खोजा, जिसमें क्या था, सड़क के निचले भाग के अंदर भारी पत्थरों की परत थी। पहले ऐसे सड़क बनाई जाती जो टूट जाती थी, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं, ऊपर सीधा डामर से नहीं बनाया जाएगा। अब क्या, उसके नीचे भारी पत्थरों की परत और उसके बाद उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर रखे जाएं, और फिर उसके बाद प्रारंभ में, हालांकि डामर नहीं था उस समय मिट्टी से बना, फिर मिट्टी रखी जाए ऊपर, ताकि उससे क्या हो, सड़कें टिकाऊ रूप से बन सके। तो इस तरीके से उन्होंने टिकाऊ रूप से इन सड़कों के निर्माण की तरफ क्या दिया था, ध्यान दिया था। भारी सामान का परिवहन सड़क मार्ग से क्या था, खर्चीला था, ज़्यादा खर्च आता था और असुविधाजनक था, यानी इससे सुविधा भी नहीं होती थी, तो सड़कें धंस जाती थी, है ना। कई जगह इसके और भी बहुत सारी इससे समस्याओं का क्या होती थी, उत्पत्ति होती थी। तो अतः भारी सामान के जो परिवहन के लिए सुगम और सस्ता परिवहन करने के लिए क्या हुआ था, नहरों का निर्माण हुआ था। अब देखो नहरें क्या थी, प्रारंभ के हम इसकी बात देखेंगे, प्रारंभिक जो नहरें कैसी थी, है ना। तो प्रारंभ में नहरें कोयले को क्या करती थी, शहरों तक ले जाने के लिए इसका निर्माण। इसका कारण क्या था, कारण अभी जो हमने देखा वही था, यानी कोयले और उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने के कारण देखो समय जो खर्चीला था, समय बहुत लगा था और उसमें खर्च तो आता ही था, और उससे क्या करता, इसके अलावा उससे बजरों में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने से अब क्या हुआ, समय और खर्च दोनों ही क्या हो गए, बच गए थे। और औद्योगिक ऊर्जा के लिए और शहर में घर गर्म रखने और उसमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग भी क्या थी, बराबर बढ़ती रहती थी। ठीक है, तो इसी कारण भी क्या हुआ, इसकी मांग बढ़ी इसकी नहरों की, ताकि नहरों से सस्ता और कम खर्च और कम समय के अंदर क्या हो, वस्तुएं शहरों तक पहुंच सके। इसके लिए इंग्लैंड में पहली नहर, ये ध्यान रखना, पहली नहर थी वर्सली कैनाल, 1761 के अंदर जेम्स ब्रिदली द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई थी, जेम्स ब्रिदली द्वारा, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि इसके जरिए वर्सले यानी जो मैनचेस्टर है शहर, उसके पास के कोयला भंडारों से शहर तक क्या लाया जाए, कोयला लाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, उसके जगह क्या था, कोयला लाया जाए। तो इस नहर के बन जाने के बाद जो कोयले की कीमत है वो घटकर कितनी रह गई थी, आधी, क्योंकि इसका खर्च आधा हो गया, माल ढोने से जो इसका खर्च आधा हो गया, तो इसकी कीमत भी क्या हो गई, घटकर आधी हो गई थी। इंग्लैंड में 1788 से 1796 के बीच में क्या हुआ था, अनेक नहरों का निर्माण किया गया, जिसमें नहरों में आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी ज़मीन पर स्थित खानों, खदानों और जंगलों के जो मूल्य थे उनको बढ़ाने के लिए बनाई थी। तो उन्होंने नहरों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, और नहरों के आपस में जुड़ जाने से क्या हुआ, नए नए शहरों में क्या हो गए, इसके बाजार हो गए। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जो बखीरगम था, शहर का विकास केवल इसलिए तेज गति से हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिस्टल, चैनल, मर्सी और हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के क्या था, बीच में स्थित था, है ना। और इसके बाद हम देखेंगे इस समय के अंदर, यानी 1760 से 1790 के बीच में नहरें बनाने की लगभग 25 नई परियोजना शुरू की गई। इसी कारण इस काल को नहरों के काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा, ये 1788 से 1796 का काल है, ये नहरों उन्माद के नाम से, क्योंकि इस समय लगभग 25 नई जो नहर बनाने की जो परियोजनाएं हैं वो प्रारंभ की गई थी, यानी उन्हें हाथ में लिया गया। और जिनने अगले क्या थे, आगे इसके बाद में और अगली अवधि के अंदर 46 और नई परियोजनाएं हाथ में ली गई, और अगले साल 60 वर्षों के अंदर फिर क्या बहुत और भी अधिक क्या हुआ था, अनेक नहरें बनाई गई, और जिनकी लंबाई कुल मिलाकर कहा जाता है कि उस समय 4000 मील से भी क्या थी, ज़्यादा थी। इसी कारण इस कार को नहरों उन्माद के नाम से पुकारा जाता। 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर था फर्डिनांड द लेप्सेस, इसने क्या कर दिया, स्वेज नहर का निर्माण कर दिया। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि स्वेज नहर के निर्माण के कारण जो क्या करती थी, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती थी, लाल सागर से जोड़ती थी, है ना।
भूमध्य सागर को लाल सागर से, और इससे यूरोप और भारत के मध्य की दूरी एक थी। देखो भारत से पहले यहाँ पर व्यापार होता था, एक तो लाल सागर वाला रास्ता था, दूसरा फारस की खाड़ी वाला रास्ता था, लेकिन दोनों रास्तों के बीच में क्या आता था, स्थल भाग आता था, और स्थल भाग के अंदर फिर जहाज़ों से माल आगे फिर स्थल और फिर से भूमध्य सागर तक पहुँचाया जाता था। और अब इधर जब यूरोपीय लोग पहले आते थे, इनको भी बहुत ही ज़्यादा घुमावदार रास्ता तय करके भारत की तरफ आना पड़ता था। तो इसके बाद में जब स्वेज नहर बन गई तो इसकी दूरी क्या 1/3 कम होगी। अब कम दूरी तो कम दूरी, इसका मतलब परिवहन क्या होगा, अधिक सस्ता होगा, अधिक सस्ता होगा और भी ज़्यादा सुगम। तो इसको और भी प्रयास किए गए, परिवहन सस्ता होगा, समय की भी क्या बचत होगी, कम समय के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकेगा। तो इसको सुगम बनाने के लिए साधनों में भाप की शक्ति का भी अब क्या किया जाने लगा, प्रयोग किया जाना। अब नई नई खोज होने लगी जिसमें भाप की शक्ति का क्या होने लगा, आविष्कार, है ना। और जब भी नई मशीन की खोज होती थी तो उसे चलाने के लिए क्या किया जाता, शक्ति चाहिए थी। तो इसी कारण शक्ति के नए नए स्रोतों की क्या होने लगी, खोज होने लगी। उसमें जल शक्ति है, पवन शक्ति है, उसका भी प्रयोग किया जाएगा। और उसका प्रयोग का से भी क्या, उसकी एक लिमिट होती है, और लिमिट के बाद जब आगे की और होती है तब कौन सी नई शक्ति, भाप की खोज की जाती है, जो कि पहले के मुकाबले जल और पवन शक्ति के मुकाबले क्या थी, और भी ज़्यादा ताकतवर थी। तो अमेरिकी जो रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 ईस्वी के अंदर प्रथम वाष्प चालित नौका का क्या किया था, आविष्कार किया था। ये रॉबर्ट फुल्टन नामक व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले एक जो वाष्प से चलने वाली जो नौका है उस नौका का क्या कर दिया था, यहाँ पर प्रारंभ किया था, जो पहली बार कहाँ थी, हडसन नदी के अंदर चली थी। कौन सी नदी थी, हडसन। इस नदी के अंदर क्या था, इसका चलन हुआ था। स्थल मार्ग पर लोहे की पटरियों पर चलने वाले रेल के इंजन के आविष्कार ने तो यातायात के क्षेत्र में क्या कर ली थी, क्रांति ही कर ली थी। अब क्या हुआ, है ना, अब बड़ी मात्रा में क्या किया था, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को, सामान को पहुंचाना बहुत ही सरल हो गया था। कम समय के अंदर एक स्थान से दूसरी जगह पर इनको क्या किया जाने लगा, पहुंचाया जाने लगा। 1814 में जॉर्ज स्टीफेन ने प्रसिद्ध भाप इंजन जो रॉकेट है उसका क्या कर लिया था, आविष्कार कर लिया था। किसने, स्टीफेन ने 1814 के अंदर। किससे चलेगा, पहला, ये पहला था जो भाप से चलने वाला पहला रेल का इंजन था। तो इससे क्या होगा, अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक नया साधन बन गई जो वर्ष पर उपलब्ध थी, और वो सस्ती भी थी और तेज भी थी, जिससे माल और यात्री दोनों को ढो सकती थी। कम समय में और कम कीमत पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका आवागमन किया जा सकता था। तो इस साधन ने एक साथ क्या थे, दो आविष्कार सम्मिलित कर लिए थे। एक तो लोहे की पटरी थी जिसमें 1760 के दशक में लकड़ी की क्या की थी, पटरी का आविष्कार जो स्थान लिया था, और दूसरा भाप के इंजन के द्वारा क्या किया था, इस लोहे की पटरी पर रेल के डब्बों की क्या की जाने लगी, खींचाई की जाने लगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इससे परिवर्तन। इसी के साथ रेलगाड़ियां परिवहन का एक क्या बन गई, साधन जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी। 1830 में प्रथम रेलगाड़ी जो मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य चली थी, है ना, इंग्लैंड के अंदर किसके मध्य चली थी, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में सबसे पहले इसकी रेल की गाड़ी चली थी। रेल के आविष्कार से क्या हुआ, अब कोयला, लोहा और अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम समय और कम खर्च के अंदर क्या हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अब क्या हो गया, सस्ता पड़ने लगा। समय भी कम लगा और अब सस्ता पड़ने लग गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, संचार के क्षेत्र में क्या प्रयोग हुए, है ना, ये इसका लास्ट पॉइंट है ना, संचार के क्षेत्र में इसका क्या प्रयोग हुआ। तो 1844 में सैमुअल मॉर्स ने एक व्यवहारिक तार यंत्र का क्या किया था, आविष्कार किया था। तो तार यंत्र के आविष्कार से भी बहुत महत्व। अब देखो संदेशों का, यानी इस तार यंत्र के विश्व के महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने का काम किया, ताकि अब संदेशों का क्या हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह अब उसका आदान प्रदान बहुत ही जल्दी और कम समय के अंदर होने, यानी सूचनाओं का क्या होने लगे, अब जल्दी से आदान प्रदान होने लग गया था। 1876 के अंदर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिससे भी संसार की दुनिया में क्या ला दी थी, क्रांति ला दी थी। अब देखो टेलीफोन के माध्यम से भी क्या हुआ, त्वरित सूचनाओं का क्या होने लगा, आदान प्रदान होने लगा था। तो ये वो सारे कारण थे जिसके कारण इस क्षेत्र में क्या हुए, महत्वपूर्ण औद्योगिक क्रांति के कारण परिवर्तन आए थे।